हेलो बच्चा लोग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया एकदम। आज हम फिर से एक बार आप सभी के बीच में अपनी क्लासेस को लेकर आए हैं और हमारा वही चैप्टर है जिस चैप्टर का मैंने आज से पहले शुरुआत किया था। आज जो हम लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, और जितने लोग अभी तक हमारी पहली वीडियो नहीं देखे हैं वो दूसरी वीडियो ना ही देखें, क्योंकि दूसरी वीडियो देखने से पहले आप पहली वीडियो को पूरी तरीके से देखें, तभी आपको दूसरी वीडियो बढ़िया से समझ में आने वाली है। आप क्लासेस का आनंद यहाँ पर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है दूसरी वीडियो में, लेकिन आप पहले जाकर पहली वीडियो को पढ़ें तब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो फटाफट से बताएं, आप सभी ठीक है? सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अगर सब ठीक बढ़िया हो, सब बढ़िया चल रहा है, तो हम अपनी क्लासेस को भी बढ़िया तरीके से ही चलाएंगे, क्योंकि बढ़िया होना जरूरी है क्लास करने के लिए, और बढ़िया क्लास का भी होना जरूरी है बढ़िया बनने के लिए। ठीक है? तो ये इसको कोई लाइन नहीं है, ये ऐसे मैंने बोल दिया, बस आया मेरे पर तो मैंने बोल दिया इसको। अब हम क्या करते हैं, अपनी क्लासेस को आगे, इसी क्लासेस को जहाँ से खत्म किया था उसी के आगे से हम क्लासेस को रन कराना चालू करते हैं। ठीक है? तो आज जो हम सभी का नेक्स्ट हेडिंग होने वाला है, वो नेक्स्ट हेडिंग हम सभी का होने वाला है आवेश का क्वांटमीकरण। नेक्स्ट हेडिंग जो है आज हम सभी का होने वाला है, वो हेडिंग हम सभी का होने वाला है क्या? आवेश का क्वांटमीकरण। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है आवेश का क्वांटी हम लोग का जो नेक्स्ट हेडिंग होने वाला है वो होने वाला है क्या? आवेश का क्वांटीकरण। ये हमारा जो है, ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग है। तो आप सभी अपनी कॉपी और पेन निकाल के तैयार हो जाइए, क्लासेस का आनंद पूरी तरीके से लीजिए। क्लासेस में हम आपको आनंद के साथ ही क्लास को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है? तो आवेश के क्वांटमीकरण की आज हम बात करते हैं। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम आप सभी के बारे में बात करते हैं, इन चीजों के बारे में। ठीक है ना? तो आप क्लासेस का आनंद लेंगे और कहीं इधर उधर करने का प्रयास नहीं करेंगे। आप मोबाइल पे आने वाले मैसेजेस वगैरह को छोड़ के ही क्लास को लीजिए, क्योंकि इतना आसान नहीं ऑनलाइन पढ़ाई कर लेना है। आप फोन चलाते रहेंगे, हो सकता है आपका कोई इंस्टा पे मैसेज आ रहा है, कहीं आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, तो आप उधर चले गए अपनी क्लासेस को छोड़कर। तो इन सारी चीजों को इग्नोर करके ही हमको अपनी क्लासेस को लेना है। जब तक हमारा लेक्चर पूरा समाप्त ना हो जाए तब तक हमको इधर उधर जाने की जरूरत है नहीं कहीं। ठीक है ना? तो आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो आवेश के क्वांटीकरण का हम लोग जो फार्मूला है, आवेश के क्वांटीकरण का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है Q इक्वल टू क्या होता है? N ही होता है। ये हमारा फार्मूला होता है आवेश के क्वांटीकरण का। ये हमारा जो है, ये फार्मूला है हमारा आवेश के क्वांटीकरण का, ये फार्मूला है। जहां पर हमारा क्या है, जहां पर हमारा Q जो है ये हमारा आवेश है, जो Q है हमारा वो आवेश है, और यहाँ N जो है, ये N जो है हमारा वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहाँ N को हम लोग क्या बोलते हैं? N जो है हमारा वो इस प्रकार से, N जो है वो हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है? N जो है हमारा वो क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और इसी फार्मूले को ही हम लोग आवेश का क्वांटीकरण बोलते हैं। ये फार्मूला जो आप सभी देख रहे हैं Q बराबर N, ये फार्मूला हमारा क्या है? आवेश का क्वांटीकरण है। तो इसका हम डिफिनेशन अभी लिख देते हैं बगल पहले साइड स्क्रीन में, फिर आपको इसके डिफिनेशन को अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि जब डिफिनेशन बगल में लिखी हुई होगी तब ये फार्मूला आपको कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल आएगा, हम कह रहे हैं तो आएगा, कैसे नहीं। ठीक है ना? तो पहले हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को हम इस तरीके से, हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको हम साइड में ऐसे लिख ले रहे हैं। साइड में पहले हम इस तरीके से डिफिनेशन को यहाँ पर लिख लेंगे। डिफिनेशन को अच्छा हम लिखते हैं, डिफिनेशन को हम लिखते हैं पहले। तो डिफिनेशन हमारा क्या होता है? सभी मुक्त आवेश परिवार से, लिख दे रहे हैं पहले हम, क्या होगा? सभी मुक्त आवेश परिमाण से
सभी मुक्त आवेश परिमाण से, ठीक है ना, सभी मुक्त आवेश परिमाण से आवेश की मूल इकाई, आवेश की जो मूल इकाई होती है, आवेश की मूल इकाई जो होती है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पूर्व गुणज में। पहले हम डिफिनेशन को लिख ले रहे हैं तभी अच्छे से हमको समझ में आएगा इसके बारे में। किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा डिफिनेशन लिखा हुआ है, क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण। तो यहाँ पर Q जो है, Q को हम लोग क्या बोलते हैं, ये Q जो है हमारा ये मुक्त आवेश का परिमाण है। तो Q यहाँ पर जो है, ये हमारा Q जो है ये क्या होगा, ये हमारा मुक्त आवेश है और परिमाण से आवेश की जो मूल इकाई होती है, आवेश की मूल इकाई हम इलेक्ट्रॉन को मानते हैं। ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इसे हम आवेश की मूल इकाई बोलते हैं, मूल आवेश भी इसी को हम लोग बोलते हैं, या इसी को आवेश की मूल इकाई भी बोलते हैं। और यहाँ पर मूल इकाई जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है और n जो है, ये n हमारा जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या है और ये हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा पूर्ण गुणज होना चाहिए, ये हमारा जो है ये क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है कि सभी मुक्त आवेश जो है, Q जो है, सभी मुक्त आवेश जो हमारा है वो परिमाण से आवेश की मूल इकाई, सभी मुक्त आवेश जो है वो आवेश परिमाण की मूल इकाई जो है वो n जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन है और n जो है ये पूर्ण गुणज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। सभी मुक्त आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो है वो क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, स्क्रीन ब्लैक है ना, उस पर नंबर चल रहा है, हाँ ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होते हैं। इस तरीके से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब इसमें कंडीशन क्या है हमारा, इसमें कंडीशन ये है कि यहाँ n का जो मान है हमारा, जो हमारा n का मान है वो हमारा धनात्मक हो सकता है या हमारा ऋणात्मक भी हो सकता है। तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, तो प्लस माइनस का 1 हो सकता है, या फिर हमारा बात करें तो प्लस माइनस का हमारा 2 भी हो सकता है, या हमारा प्लस माइनस का 3 हो सकता है, या ऐसे बात करें हमारा प्लस माइनस का 4 हो सकता है, या ऐसे बात करें तो ऐसे एंड सो ऑन हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ n क्या है, या हमारा जो n है वो इंटीजर है, मतलब वो क्या है, पूर्ण संख्या है, या उसी को हम कह सकते हैं ये हमारा जो n है इसका मान पूर्णांक होगा, और n का मान जो है वो हमारा धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई हो तो आगे हम बात करते हैं। तो यही हमारा जो है ये आवेश का क्वांटीकरण होता है। ठीक है ना। तो आवेश के क्वांटीकरण पर हम एक क्वेश्चन देते हैं इस फार्मूले पर, और बताना है कि अगर हम बात करें कि 1 कूलाम आवेश, अगर Q को हम 1 कूलाम मान ले तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से लिखते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आवेश का मान 1 कूलाम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होने वाली है, उस पर हम बात करते हैं। तो इतना आप सभी अपनी कॉपी पे लिख लें, फिर हम बात करते हैं आगे। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से लिख ले रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक एग्जाम्पल है इस पर क्वेश्चन का, तो इसको आप समझिएगा एग्जाम्पल हमारा क्या है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो वो हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों से 1 कूलाम आवेश निर्मित होगा। मतलब क्वेश्चन हमारा ये है कि कितने इलेक्ट्रॉनों से कितने इलेक्ट्रॉनों से 1 कूलाम, कितने इलेक्ट्रॉनों से 1 कूलाम आवेश
इस तरीके से ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, ये एक पहला क्वेश्चन है। इस तरीके से हम अब इसी को हमको क्या करना है, इसी को हमको प्रूव करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन से एक कूलम आवेश निर्मित होने वाला है। तो अभी हम लोगों ने आवेश के क्वांटीकरण का फार्मूला पढ़ा है, उसी से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन से एक कूलम आवेश निर्मित होगा, पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन, एक नंबर पूछ रहा है कि कितना नंबर चाहिए इलेक्ट्रॉनों के लिए, कितना इलेक्ट्रॉन होगा एक कूलम आवेश में। तो सबसे पहले जो चीजें दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। तो कहता है एक कूलम आवेश, तो आवेश को हम लोगों ने पहले पढ़ा है पहली क्लास में कि आवेश को हम लोग क्यू से लिखते हैं, और क्यू बराबर दिया हुआ है एक कूलम दिया हुआ है। अब बताना है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है एन निकालना है। तो एन निकालना है तो हम सभी फार्मूला जानते हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला जो है हमारा वो इस तरीके से क्यू बराबर जो है वो एन ही होता है। यहाँ से हमको निकालना है, जो मान निकालना है, हमको मान निकालना है, किसका मान निकालना है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इस तरीके से हमको जो मान निकालना है वो हमको मान निकालना है किस तरीके से, हमको जो मान निकालना है वो इस तरीके से निकालना है। हमको जो मान निकालना है वो इस तरीके से n का मान निकालना है, इस तरीके से हमको n का मान निकालना है। और इस n का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस n का मान निकालना है तो हम n को अकेला रोक लेंगे, और जो n के बगल में e लिखा हुआ है, n के बगल में जो e लिखा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है, n का मान हमको निकालना है तो n को अकेला रोक लेंगे। तो अब n के बगल में जो e लिखा है इधर हमारा q है, तो q के नीचे हमारा जो है वो e चला आएगा, तो अकेला हमारा जो है वो n बचेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से n का मान हमको सॉल्व करना है, तो n का मान ऐसे सॉल्व करना है। तो q का मान हम सभी को पता है कितना दिया हुआ है, q का मान दिया है 1। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है इसको हम लोगों ने पहली वीडियो में पढ़ा है कि इसका जो मान होता है वह 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम के होता है। तो यहाँ पर इस E का मान हम रख देंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। अब आगे हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो आगे अगर हम इसी को सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से n = हो जाएगा कितना, यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 लिखा रहने देंगे, 10⁻⁻19 है। अगर हम इसको ऊपर भेजेंगे तो पावर का जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा और प्लस का 19 हो जाएगा, और अपॉन में कितना बचेगा 1.6 बचेगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव को हटा देंगे, तो जितने दशमलव हटाएंगे उस पर उतना 0 बढ़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से n बराबर, अब 10 में 16 से डिवाइड करेंगे तो दिक्कत होगी थोड़ा सा, तो हम यहाँ से एक पावर ले लेंगे, तो 10 जो है वो हमारा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 था, एक पावर यहाँ से लिया तो यहाँ पर 19 है, तो एक कम हो जाएगा और 18 हो जाएगा क्योंकि एक 0 यहाँ पर आ गया है। अब अपान में कितना लिखा है, अपान में हमारा क्या है 16 लिखा हुआ है इस तरीके से, तो मैंने लिख दिया 16 लिख दिया। अब 100 में 16 से डिवाइड करना है, तो मास्टर साहब आपको बचपन से सिखाए रहे होंगे कि 100 में अगर 16 से भाग करना है तो 16 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 100 से ज़्यादा ना हो, तो कहोगे सर 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। तो 100/96 माइनस करेंगे तो हमारा 4 बचेगा। अब 16 में से 4 जाएगा नहीं, तो मास्टर साहब बताए रहे होंगे कि हम यहाँ पर ऐसे पॉइंट लगाते हैं तो एक 0 बढ़ा देते हैं। अब करेंगे क्या कि इस 16 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 40 से ज़्यादा ना हो। तब हम क्या करेंगे, 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हम कहेंगे सर 32 होता है, तो 32 होता है तो हम लिख लेंगे। यहाँ पर हमारा 8 बचेगा। अब हम 0 अपने आप से बढ़ा लेंगे, तो यहाँ 16 का पहाड़ा हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारा जो है वो 80 आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो 100 को 16 से हमने जब डिवाइड किया तो इस तरीके से हमारा जो वैल्यू आ गया वो आ गया 6.25 × 10⁻18। और हम क्या निकाल रहे थे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल रहे थे, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस तरीके से। तो ये हमारा जो है हमारा फाइनल आंसर आ गया, इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया। एक मिनट, तो इस तरीके से ये जो है हमारा फाइनल आंसर आ गया।
और यही इसका क्या है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो इतना आप सभी क्या करेंगे, इसको आप सभी नोट कर लेंगे। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, पहले इसको बताइए। देखिए ये सब चीजें जैसे मैं स्पेशली जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में वो तो चीजें काफी अच्छे से मैनेज कर ले जाते हैं, लेकिन ये डिवाइड बताना, अब जैसे हम क्लास 10 में आप सभी को 12th क्लास में आप पहुंच गए हैं तो हम आपको ऐसे डिवाइड बताएं, तो ये चीजें यहाँ पर आपको बताने की जरूरत हमको पड़नी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि साइड में कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, तो आपकी स्क्रीन के सामने सब कुछ हो रहा है, तो आपको ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा नहीं। तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो हम आगे बात करते हैं। इतने का आप सभी स्क्रीनशॉट लें। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले पहुंचेगी तो आप क्लास को सबसे पहले देखेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, बगल में रेड कलर का आइकन दिख रहा होगा, दिख रहा है तो जाके उसको ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो उसको, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो और हर बच्चे तक शेयर करो, ताकि सभी हमारी वीडियो से पढ़ सके और उनको चीजें आसान लगे। तो फिजिक्स को हम आसान ही करने के लिए तो यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं, और आपको हम ये बता रहे हैं जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी तो उसमें आपको 100/100 नंबर 100/100 मार्क्स की ओर लेकर जाएंगे हम लोग। तो चीजें आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो इतने का आप सभी स्क्रीनशॉट लें, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो हम सभी का होने वाला है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो हमारा कूलाम का नियम होने वाला है ना। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा कूलाम्स लॉ है, कूलाम का नियम है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालते हैं, आप सभी भी अपने कॉपी पे कूलाम के नियम का हेडिंग डालिए। तो इस तरीके से नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कूलाम का नियम। एक मिनट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग जो है वो आप सभी डालिए कूलाम का नियम। नेक्स्ट जो है हम सभी का ये है कूलाम का नियम। ठीक है, इस तरीके से तो आप सभी कूलाम के नियम को हेडिंग डाल लिए होंगे अपनी कॉपी पे। इसको हम थोड़ा सा सेट करते हैं इधर में और चीज़ों को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, कूलाम के नियम को पढ़ने वाले हैं। तो कूलाम के नियम को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कूलाम के नियम को। कूलाम ने क्या बातें कही उसको हम पहले लिख लेते हैं, या लिखने से पहले हम चीज़ों को समझ लेते हैं। लेकिन समझ तो हम लेंगे, लेकिन पहले चीज़ों को लिख लें तो आपका नोट्स भी अच्छे से बनता रहेगा। वैसे भी हम पहले डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं, तभी किसी के नियम वगैरह को समझते हैं, क्योंकि तब चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन हमको आपका नोट्स भी तो बनवाना है, तो नोट्स बनवाना है तो इसलिए हम पहले कूलाम का नियम को साइड में लिख ले रहे हैं और फिर चीज़ें हम आपको समझा दे रहे हैं अच्छे से। तो आइए हम सबसे पहले कूलाम के नियम को लिख के फिर आपसे बात करते हैं कि कूलाम का नियम समझते हैं क्या होता है कूलाम का नियम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कूलाम के नियम को लिखते हैं। तो लिखेंगे हम क्या, कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम के नियमानुसार, क्या कूलाम ने नियम दिया था, कूलाम के नियमानुसार जब भी किसी साइंटिस्ट के नियम को हम लिखेंगे तो हम इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। कूलाम ने क्या बताया, कूलाम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश, हमारा क्या, दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला जो बल होगा वो आकर्षण भी हो सकता है, आकर्षण या
आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की जो मात्रा होती है, दोनों आवेशों की मात्राओं के दोनों आवेशों की मात्राओं के दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और यहाँ पर इस तरीके से हम डबल यूनिटरी कॉमा लगा के समाप्त कर देंगे। तो ये हमारा कूलाम का नियम है, इसको मैंने पहले इस तरीके से लिख दिया आप सभी को। और अब हम कूलाम के नियम को बढ़िया से समझते हैं, कूलाम ने क्या बताया। तो आइए हम समझते हैं कूलाम ने क्या बताया। तो कूलाम ने बताया इस तरीके से, क्या बताया कूलाम ने, बताया कि इस तरीके से अगर हमारे पास दो आवेश हों, इस तरीके से हमारे पास क्या हो, दो आवेश हों, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या हो, दो आवेश हो, साइज छोटी बड़ी हो गई है क्या, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं और यहाँ से इसको हम कॉपी करते हैं। एक मिनट, एक मिनट, चलिए ऐसे बना दे रहे हैं, ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो बिंदु आवेश हैं। ये ऐसे हमारे पास ये क्या है, दो बिंदु आवेश हैं, ठीक। अब ये दो बिंदु आवेशों के जो बीच की जो दूरी है, सपोज दोनों बिंदु आवेश के बीच ऐसे कुछ दूरी होगी। तो मान लिया इन दोनों बिंदु आवेश के बीच की जो दूरी है वो दूरी हमारी सपोज कुछ मान लेते हैं। तो इनके बीच की जो दूरी है वो सपोज मैंने r मान लिया। इस तरीके से इनके बीच की जो दूरी है वो इस तरीके से मैंने क्या मान लिया, इनके बीच की जो दूरी है वो इस तरीके से मैंने सपोज r मान लिया। और ये दोनों आवेश हमारे हैं, तो एक आवेश को हमने q1 मान लिया और दूसरे आवेश को हमने क्या मान लिया, q2 मान लिया। अब होगा क्या कि अगर दोनों आवेश हमारे सेम चार्ज होंगे, मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे, तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लग सकता है। या हमारा कहें दोनों हमारा निगेटिव हो, सेम होगा, तो फिर उसके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन अगर एक हमारा पॉजिटिव हो और दूसरा हमारा निगेटिव हो, तो उसके बीच जो हमारा बल लगेगा वो हमारा अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो इस बात से हम क्या समझ सकते हैं, इस बात से हम ये समझेंगे कि हमारा जो आवेश, दो आवेश है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमारा आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण हो सकता है। तो यहाँ पर आकर्षण भी लिखा हुआ है और प्रतिकर्षण भी लिखा हुआ है। अब हम करेंगे क्या, इस तरीके से हमें ये पता चल गया इस बात से कि इन दोनों के बीच में जो हमारा बल लगेगा वो बल हमारा जो है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। वो तो आवेश पर निर्भर करता है, आवेश जैसा होगा हमारा बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उस पर डिपेंड करता है।
तो क्या बताया गुलाम ने इस तरीके से बताया था, गुलाम ने क्या बताया, गुलाम ने कि उन्होंने बताया कि यहां से हमारा जो क्या है, हमारा जो बल है, जो बल है F, वह क्या है, वह दोनों आवेश, कौन दोनों आवेश, Q1 और हमारा जो Q2 है उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, इस प्रकार से, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने क्या बताया कि दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है इस तरीके से F, वह दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग, लिखा क्या है, दोनों तथा बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग, मतलब आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए मैंने इसको अपान में लिख दिया है, वरना अपान में लिख दिया क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से इसको हमने रिलेशन नंबर फर्स्ट मान लिया और इसको हमने इस प्रकार से रिलेशन नंबर सेकंड मान लिया। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यहां से क्या होगा कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बल होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जब अनुक्रमानुपाती होगा तो क्या होगा, जब अनुक्रमानुपाती यहां से होगा इस तरीके से, तो क्या होगा, तो अगर आवेश की मात्रा का गुणनफल ज्यादा होगा तो हमारा ये बल का मान भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर हमारा बात करें दूरी का, बात करें दूरी ज्यादा हो रही है तो हमारा बल का मान जो है ये कम होगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती में अगर बल बढ़ेगा, आवेश का मान बढ़ रहा है तो बल का मान भी बढ़ जाएगा, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में अगर दूरी बढ़ेगा तो बल का मान कम हो जाएगा, यही होता है। अब हम करेंगे क्या, हम इस तरीके से ये जो हमारा रिलेशन फर्स्ट और सेकंड है इन दोनों को हम ऐसे मिला के लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से हम बात करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट तथा सेकंड से। क्या होता है समीकरण फर्स्ट और सेकंड, एफ एफ लिखा है तो दोनों को हम ऐसे मिला के एफ लिख देंगे, और प्रपोर्शनल लगा हुआ है तो इस तरीके से हम प्रपोर्शनल लगा देंगे इस तरीके से। और हमारा Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर है, हम ऐसे लाके इसको लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा Q1 Q2 और बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा, इसको मिला के लिखने पर। अब आगे हम क्या करेंगे, इसी को और सॉल्व करेंगे। तो जब यहां से हम क्या करेंगे, इस प्रपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो यहां से इक्वल का निशान लग जाएगा, इक्वल का निशान लग जाएगा तो यहाँ पर एक हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा और उस कांस्टेंट को हम लोग मानेंगे के। हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट होगा हमारा के, और के हो जाएगा आगे जो लिखा हुआ है। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, Q1 Q2 और अपान में जो आर स्क्वायर है इसको इस तरीके से लिख देंगे। अच्छा, इतने को लिख दिया, उसके बाद क्या होगा, इसको हम एक बॉक्स में इस तरीके से कवर करके रख दे रहे हैं। ठीक है, यह आ गया हमारे कूलाम के नियम का क्या, यह हमारा आ गया कूलाम के नियम का फार्मूला आ गया। ठीक है, अब इसी पर हम आगे और बात करेंगे। इसी को अगर हम आगे और सॉल्व करना चाहें तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको देखते हैं। तो यहां से अगर हम इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहां से जो के होता है, इस के मान की बात कर लें तो इस के का जो मान होता है, इस के का जो मान होता है वो होता है कितना, वह हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। या इसी को हम लोग कितना लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 10⁻9 लिख सकते हैं। अब इस मान को हम ले जाकर, इस के मान को ले जाकर इसमें रख देंगे। इसको हम सपोज समीकरण नंबर थर्ड अगर मान ले तो ले जाके के का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो यहां से हम लिखेंगे क्या कि के का जो मान है, के का मान कहाँ रखने पर, के का मान समीकरण किस में रखना है, तो के का जो मान है वो हम रख देंगे समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में के का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो के का मान जो है वो हम समीकरण 3 में रखेंगे इस तरीके से। एक मिनट, है ना, के का मान समीकरण के का मान समीकरण
3 में रखने पर, तो k का मान रखते हैं लाके किस में, k का मान लाके रखते हैं समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, f बराबर इस k के मान की जगह पर हम रख देंगे कितना, k का मान जितना है हम लाके यहाँ पर रख देंगे। k का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर हम लाके रख देंगे इस तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लाके रख देंगे। आगे हमारा क्या लिखा हुआ है Q1 Q2 और अपान में हमारा आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम इस प्रकार से क्या कर देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। या इसी को और आगे हम सॉल्व करना चाहें तो आगे अगर इसी को और सॉल्व करेंगे तो इतने का मान क्या होता है 9 × 10 की घात 9 होता है। तो इतने को अगर हम और भी लिखना चाहें आगे तो f इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10 की घात 9 और आगे हमारा Q1 Q2 और हमारा बट्टे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला ये भी हमारा है, कूलाम के नियम का बनकर तैयार हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आई हो तो इस पर हम आगे का बारे में बात करते हैं। तो आगे का बात हम करते हैं इसके बारे में। तो आप इतनी चीजें समझ में आई हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। अब आगे हम क्या करते हैं, किताब का थोड़ा सा हेल्प लेते हैं, क्योंकि किताब में हम देखना पड़ेगा चीजें क्या कैसे करानी है, क्योंकि अगर बिना किताब के पढ़ा देंगे तो हमें सिलेबस पता नहीं रहेगा क्या है सिलेबस। कहीं ना कहीं किताब का हेल्प जरूर लेना चाहिए पढ़ाने के लिए। हम अभी चाहे तो आपको ऐसे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कोई भी चीज़ें जो है वो आपकी छूट जाए, है ना। एक एक चीज़ों को हम पूरा 100 तक क्लियर करना चाहते हैं, ताकि क्लासेस जो है आपको बेहतर, अगर आप यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं तो ये कहने का आप कंप्लेन, कोई शिकायत का मौका हम आपको देना नहीं चाहते। ठीक है, तो चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लें तो हम इसी को आगे इसके बारे में बात करते हैं। अब ये जो फार्मूला आया है हमारा इतना, ये आया है वायु और निर्वात के लिए। ये जो हमारा फार्मूला आया है ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा वायु या निर्वात के लिए है, वायु या निर्वात के लिए है। और वायु और निर्वात के लिए यहाँ पर बल का जो मात्रक होगा वायु और निर्वात के लिए, वो बल का मात्रक हमारा न्यूटन होने वाला है। यहाँ पर जो बल का मात्रक होगा ये हमारा न्यूटन होने वाला है। ठीक है, अब इसमें का आप सभी स्क्रीनशॉट लें तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम ऐसे बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मतलब टॉपिक यही है, लेकिन इस पर नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा समझिएगा। अभी हम लोगों ने ऐसे के का मान पढ़ा है कि के का जो मान होता है वो कितना होता है, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर इतने का जो मान होता है, के का मान जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, या इसी को हम लोग बात करें तो इसी को 9 × 10 की घात 9 जो है इसका मान होता है। और इसका जो मात्रक की अगर हम बात करें एप्सिलॉन नॉट का, अगर हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का बात करें तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होगा ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले तो वह के का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10 की घात 9 होता है, और यहाँ से इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है समझिएगा। तो इसका जो मात्रक होता है वो हमारा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर हमारा होता है। किसका मात्रक हमारा, सॉरी एक मिनट, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, एक मिनट, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -2 होता है यहाँ पर। ठीक है ना, ये इस तरीके से होता है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -2। कैसे आया ये, अगर हम इसको सॉल्व करें कि ये मात्रक हमारा कैसे आया, तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। हम बगल में इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि नोट्स में गड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमें पता है कि जो बल का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर अगर हम के लगा दे रहे हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, और इसी हमका के का मान निकालना है। इसके का मान 1 होता है, तो यहाँ से अगर हम के का मान निकालेंगे, इसके का मान निकालेंगे तो के को यहाँ रोक लेंगे, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का इतने का कोई विमीय सूत्र होता नहीं है कांस्टेंट का, तो 1 लिखा है और के की जगह पर बटे में कौन आ जाएगा, हमारा एफ आ जाएगा। और आगे लिखा हुआ है कितना, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, अगर हम के का विमीय सूत्र निकालना चाहे
तो इसके का जो विमीय सूत्र होगा वो कितना हो जाएगा, इसी को हमको देखना है। तो यहाँ से बल का जो मात्रक होगा वो बल का मात्रक होगा न्यूटन, न्यूटन होगा, और आवेश का मात्रक जो होता है वो आवेश का कूलाम, कूलाम तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से आर स्क्वायर का हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो कुछ और ही आ रहा है। अच्छा, ये मैं उसका एप्सिलॉन नॉट का निकालने के लिए कर रहा हूँ, एक मिनट, सॉरी, चीजें गलत हो गई। यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट का निकालना है, हम के का निकाल ले रहे हैं। के तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, यहाँ के क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट का मात्रक कहाँ होता है, कांस्टेंट का मात्रक थोड़ी होता है, कांस्टेंट एक विमाहीन राशि होती है, और जो विमाहीन राशि होती है उसका मात्रक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट का, और ये जो मात्रक लिखा है ये सॉरी एप्सिलॉन नॉट का लिखा हुआ है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम की पावर -2, या इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, क्योंकि यही जब ऊपर जाता है तो पावर जो है हमारा वो क्या हो जाता है, पावर हमारा जो है वो -2 हो जाता है, ठीक है ना। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट हमारा जो है इसे हम कहते क्या है, तो यहाँ पर यहाँ जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है, जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग बोलते हैं निर्वात या वायु की विद्युतशीलता बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं इस तरीके से। और इसका जो मान होता है एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो एप्सिलॉन नॉट का मान इस तरीके से हमारा कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 होता है, और इसका जो मात्रक होता है आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम की पावर हमारा -2 होगा, या इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति हमारा कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ये इतना बातें आपको समझ में आया है, तो अब हम बात करते हैं, यदि दो आवेशों के बीच, अभी तक मैंने बात किया कि जब दोनों आवेशों के बीच वायु और निर्वात हो तब के लिए ये फार्मूला था हमारा। अब हम बात करते हैं आगे, यदि दोनों आवेशों के मध्य वायु और निर्वात के अतिरिक्त अगर कोई कुचालक पदार्थ रख दिया जाए, क्या है नेक्स्ट, इसी टॉपिक में आगे हम बात करते हैं। यदि दोनों आवेश हमारे, कौन से दोनों आवेश हमारे जो एक आवेश हमारा Q1 था और दूसरा हमारा Q2 था, तो इसके बीच में अभी तक मैंने वायु और निर्वात के लिए बात किया था। अब इन दोनों के बीच में कोई कुचालक पदार्थ रख दिया जाए, तो वही है हमारा, यदि दोनों आवेशों के मध्य, यदि दोनों आवेश के मध्य वायु व निर्वात के अतिरिक्त, वायु व निर्वात के अतिरिक्त, वायु व निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ, और कैसे पदार्थ है वो, कोई अन्य पदार्थ कुचालक पदार्थ हो, जैसे बात कर लें, अगर हमारा सपोज दोनों आवेशों के बीच में कांच रख दिया जाए, या दोनों आवेशों के बीच में हम मोम कहते रख दें, या कागज हम रख दें, दोनों आवेशों के बीच में ऐसे हम कागज रख दें, या कोई भी चीजें कह सकते हैं, दोनों आवेशों के बीच में हम ऐसे तेल रख दें, ठीक है ना। तो आदि अगर ऐसे इस तरीके से आदि चीजें रख दें, आदि चीजें ऐसे रख दें, तब क्या हो जाएगा फार्मूला, तब वही बल को हम लोग क्या बोलेंगे, एम मतलब कोई माध्यम रख दिया जाए, माध्यम कैसा हो सकता है, कांच हो सकता है, मोम हो सकता है, कागज, तेल, ये हो जाए, तब हमारा फार्मूला जो है वो बल का Fm = कितना हो जाएगा, तब 1/4πε0, और यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा, K लग जाएगा। यही सब पदार्थ रखने की वजह से हम क्या लगा देंगे, इसमें K लगा देंगे, क्योंकि माध्यम है, माध्यम के लिए हम K यूज कर लेंगे। और यहाँ पर क्या है हमारा Q1 Q2 और बटे में क्या होता है, ऐसे R² होता है। तो यदि दोनों आवेशों के मध्य वायु और निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ या कोई अन्य माध्यम हो, तब फार्मूला हमारा Fm =
1/4πε0 के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ के को हम लोग कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं। यहाँ जो हमारा के है इस के को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हमारा के है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कुचालक। जो हमारा कुचालक पदार्थ होगा, कांच मोम जैसे जो भी चीजें हैं, कुचालक पदार्थ का ये क्या होगा, कुचालक पदार्थ का जो है ये होगा कुचालक पदार्थ का हमारा परावैद्युतांक हो जाएगा। तो चीजें इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई हो तो इस पर हम आगे बात करते हैं क्या होता है। तो जब बात करें सीजीएस पद्धति के लिए तो ये हमारी चीजें एमकेएस पद्धति के लिए था। और जब बात करें हमारा किसके लिए, जब बात करें सीजीएस पद्धति के लिए, इस तरीके से है ना, इस तरीके से जब बात करें किसके लिए, सीजीएस पद्धति के लिए बात करें, तो अगर हम बात करें किसके लिए, सीजीएस पद्धति के लिए बात करें कि सीजीएस पद्धति में क्या होगा, तो जब सीजीएस पद्धति में जो है तो के का मान 1 मान लेंगे। तब हमारा जो समीकरण 3 था उसमें f बराबर, जहां पर k को 9 × 10⁹ माने थे, यहाँ 1 मानेंगे तो लिखेंगे ही नहीं। तब आगे हमारा सिर्फ बचेगा क्या, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर बचेगा। और जब Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हमारा बचेगा तो यहाँ पर जो बल का मात्रक होगा सीजीएस पद्धति के लिए, सीजीएस पद्धति के लिए जो बल का मात्रक होता है हमारा वो क्या होता है, डाइन होता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो कूलाम का नियम था, ये कूलाम का नियम जो है वो हमारा खत्म हुआ यहाँ पर। तो ये चीजें आपको इतनी चीजें अच्छी से समझ में आ गई हो तो आप बताएं, उसके बाद हम बात करते हैं आगे इस पर। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े इस लेक्चर में, सबसे पहले हमने आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन से कूलाम आवेश हमारा जो है वो निर्मित होता है, इसको हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने कूलाम के नियम को पूरा यहाँ से यहाँ तक पढ़े। और उसके बाद मैंने यहाँ से इस चीज को पढ़ा। न्यूमेरिकल्स जो होगा इस पर जब आएगा तो उस पर हम बात करेंगे आगे। तो इतनी चीजों का आप सभी स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम सभी पढ़ेंगे वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है कूलाम के नियम की सीमाओं के बारे में पढ़ते हैं कि कूलाम ने जो नियम दिया उसके लिए कुछ लिमिटेशन होता है। तो कूलाम के नियम की हम सीमाएं की बात करते हैं। तो कूलाम के नियम की क्या सीमाएं होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं इस तरीके से। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है आप सभी डालें, वो नेक्स्ट हेडिंग हमारा जो है वो क्या होने वाला है, कूलाम के नियम की सीमाएं। नेक्स्ट हेडिंग जो हम सभी का होने वाला है वो होने वाला है कूलाम के नियम की सीमाएं। तो कूलाम के नियम की सीमाओं के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग ये है हमारा। तो आप सभी अपने कॉपी पे कूलाम के नियम की सीमाएं हेडिंग डाल लें और हम इस पर बात करते हैं इस तरीके से, है ना। तो इसको हम ले जाके यहाँ पे पहले फिक्स करते हैं और फिर हम अपना बारी बारी से एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो कूलाम ने जो बताया था, कूलाम ने अपना जो नियम दिया था उसमें उन्होंने 2-3 बातें बताई। क्या बताया कि जो कूलाम के नियम में दोनों आवेश थे हमारे Q1 और Q2, कौन से आवेश, इस तरीके से हमारा जो 2 आवेश था यहाँ पर Q1 और हमारा ये जो आवेश है Q2, ये दोनों आवेश हमारे क्या होने चाहिए, पहले तो स्थिर होने चाहिए, गति नहीं करने चाहिए। दोनों आवेश जो हमारे हैं ये क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। तो कूलाम ने बताया कूलाम के नियम अनुसार 2 बिंदु आवेश जो होते हैं वो स्थिर होते हैं। तो यहाँ पर पहला नियम जो हो जाएगा, दोनों बिंदु आवेश, एक मिनट, सबसे पहले इसको तो हम बाद में पहले लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं ये जानते हैं कि जो है ये पॉइंट चार्ज होना चाहिए। जो Q1 और Q2 है वो बिंदु आवेश होना चाहिए। तो कूलाम के नियम अनुसार जो आवेश है हमारा वो क्या होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए। जो पहला बात कूलाम ने बताया, नियम दिया था, लिमिटेशन जो था, उनके नियम की कुछ सीमाएं थी। उसमें क्या है कि आवेश जो है हमारा वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए। तो पहला पॉइंट जो है हमारा, दोनों आवेश बिंदु आवेश होना चाहिए। पहला जो है हमारा वो क्या है, दोनों आवेश, यहां पर छूट गया है तो लिख दे रहे हैं।
दोनों आवेश क्या होने चाहिए, दोनों आवेश बिंदु आवेश होने चाहिए। पहला बात ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो दूसरे पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, तो जो दोनों बिंदु आवेश हैं ये हमारा स्थिर होना चाहिए। तो हम बात करते हैं दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि दोनों आवेश जो है हमारे, दोनों आवेश क्या होने चाहिए, दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, मतलब गतिशील नहीं होने चाहिए। दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, गतिशील नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से दोनों आवेश हमारे स्थिर होने चाहिए, गतिशील नहीं होने चाहिए। और तीसरा क्या है कि जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, मतलब जो Q1 आवेश है इस तरीके से और हमारा जो Q2 आवेश है, इनके बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोनों आवेश जो है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत अधिक, दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। 10⁻⁻15 मीटर से कम भी नहीं होनी चाहिए। मीटर से कम की कोटि का भी नहीं होना चाहिए। मीटर से कम की कोटि का नहीं होना चाहिए। दस की घात -15 मीटर से कम की कोटि का नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो क्या होगा, तब वहां पर हमारा जो है वो नाभिकीय बल काम करने लगेगा, नाभिकीय बल काम करने लगेगा। और नाभिकीय बल की प्रधानता के कारण, नाभिकीय बल की जो प्रधानता होती है, इसके कारण क्या होगा, ये जो नियम है कूलाम का, जो नियम है कूलाम नियम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कूलाम का नियम जो है वो हमारा अनुपयुक्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए और 10⁻15 मीटर से कम की कोटि का नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होगा, नाभिकीय बल की प्रधानता हो जाएगी और उसके कारण हमारा ये जो नियम है ये गलत हो जाएगा। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, तो आप बताएं फटाफट से। जो चीजें ना समझ में आई हो उसे भी बताएं, आपको फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, आगे हम इस पर बात करते हैं आगे की क्लासेस में। ठीक है, तो ये चीजें आप स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं। और आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का होने वाला है। और हेडिंग जो है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है एकांक आवेश। तो आप सभी अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी आज का होने वाला है और ये लास्ट हेडिंग जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है एकांक आवेश। इस तरीके से एकांक आवेश होने वाला है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, जिसको हम लोग यूनिट चार्ज बोलते हैं। और ये हमारा परीक्षण आवेश होने वाला है। बिना इसके पूरे चैप्टर में हम किसी भी डेरिवेशन को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए एकांक आवेश को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ नहीं समझ में आई तो आपको पूरे चैप्टर में ये यूज होने वाला है। और मैं बोल रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको मान के चलिए पूरे चैप्टर में, पूरे डेरिवेशन में आपका हेल्प करने वाला है। ठीक है, क्या होता है, अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या किया था, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस तरीके से एक फार्मूला पढ़ा था एकांक आवेश का। वो फार्मूला हमारा क्या था, F = 9 × 10⁻9 और Q1 Q2 और अपान में हमारा R² था। इस तरीके से हमने क्या किया था, इस तरीके से हम लोगों ने इस फार्मूले को ऐसे पढ़ रखा था। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको क्या किया था, पढ़ा हुआ था। अब इसी को हमको करना क्या है, सपोज इसको हमने रिलेशन नंबर फर्स्ट मान के यहाँ पर रख लिया है।
अब कंडीशन क्या है एकांक आवेश के लिए समझना कि दोनों आवेश जो है हमारा Q1 और Q2, Q1 जो है Q2, दोनों आवेशों का मान जो है वो Q मान लिया जाए। मतलब Q1 भी हमारा जो है वो क्या हो जाए, Q हो जाए, और हमारा Q2 भी जो है वो Q हो जाए, दोनों आवेश सेम हो जाए। और किसी कारण की वजह से ये जो हमारा बल है ये हमारा 9 गुणे 10 की घात 9 के बराबर हो जाए, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के बराबर हो जाए, और दोनों आवेशों के बीच ये जो दूरी r है इसका मान हमारा इकाई मीटर हो जाए। तो इस मान को हम ले जाके समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो इस मान को ले जाकर हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो रखने की वजह से क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ f का मान कितना रखना है, f का मान रखना है 9 गुणे 10 की घात 9 रख देना है, बराबर, आगे तो लिखा हुआ ही है उतना, तो हम इस तरीके से लिख देंगे। Q1 और Q2 दोनों के मान को हमको कितना मान लेना है, Q मान लेना है। तो Q1 को भी हमने Q मान लिया, Q2 को भी Q मान लिया, और दोनों के बीच की दूरी जो है R, उसको हमें 1 मीटर मानना है, तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होने वाला है। आगे हम इस पर बात करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये इतना पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और Q Q मिलके हमारा क्या हो जाएगा, Q और Q मिलके हमारा Q स्क्वायर हो जाएगा, और उधर कुछ बचा नहीं, तो कितना हमारा बच गया, 1 बच गया, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लगेगा, और हमारा जो मान है वो प्लस माइनस का कितना आ जाएगा, Q का मान प्लस माइनस का हमारा 1 आ जाएगा। तो इसी को हम लोग एकांक आवेश बोलते हैं। तो अगर हमको इसका डिफिनेशन करना है तो इसका डिफिनेशन हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक बात समझना है कि अगर Q1 और Q2 हमारा सेम QQ हो जाए तो इसे हम लोग बोलेंगे सजातीय आवेश। ठीक है, अगर ये जो हमारा Q1 और Q2 की बात करें, अगर हम बात करें ये हमारा जो Q1 है और ये हमारा जो Q2 है, ये दोनों QQ हो जाए, तो ये हमारा, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, Q1 और Q2 सेम हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे सजातीय आवेश। और बताओ, जब दो सजातीय आवेशों सेम चार्ज हो तो उसके बीच ये जो बल लगता है, ये बल हमारा, हम लोग का ये बल जो है वो कैसा होगा, बल जो है हम लोग का वो प्रतिकर्षण होने वाला है। ये चीजें आपको समझनी है, और इसी से हम लोग डिफिनेशन को कर रहे हैं। तो डिफिनेशन हम बगल में लिख रहे हैं, आप सभी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या होता है डिफिनेशन। तो यदि किन्हीं दो आवेशों, यदि दो सजातीय आवेश, मतलब सेम है, तो सजातीय आवेश कितनी दूरी पर रखे हो, 1 मीटर की दूरी पर रखे हो, और बल उस पर कितना लगाया जाए, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन का बल लगेगा, तो ये बल हमारा कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि सजातीय आवेश है तो बल प्रतिकर्षण होने वाला है। तो दो सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हो और उन्हें 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के प्रतिकर्षण बल उस पर लगाया जाए, तो हमारा जो आवेश का मान आएगा वो आवेश हमारा एकांक आवेश होने वाला है। तो हम लिखेंगे डिफिनेशन को, क्या लिखेंगे हम, यदि समान परिमाण के दो आवेश सेम आवेश हैं तो लिख देंगे क्या, यदि समान परिमाण के दो आवेश, यदि समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर हो, 1 मीटर, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं इकाई मीटर, एक दूसरे से एक को हम लोग बोल सकते हैं इकाई मीटर की दूरी पर हो, इकाई मीटर की दूरी पर हो, और तथा उन्हें यदि समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से इकाई मीटर की दूरी पर हो तथा उन्हें कितने न्यूटन के बल से, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के कौन से बल से, प्रतिकर्षण बल लगेगा, न्यूटन के प्रतिकर्षण बल से
प्रतिकर्षित किया जाए, प्रतिकर्षण बल से प्रतिकर्षित किया जाए, प्रतिकर्षित किया जाए तो प्रत्येक आवेश जो होगा, तो प्रत्येक आवेश जो होगा वो क्या कहलाएगा, तो प्रत्येक आवेश जो है वो एकांक आवेश हमारा क्या होगा, कहलाता है। तो जितना आवेश होगा वो हमारा क्या कहलाता है, एकांक आवेश कहलाता है। क्या चीजें समझना है, फिर से एक बार चीजों को समझिए। अगर दो आवेश सेम सेम हो तो उसे हम बोलेंगे क्या, समान परिमाण के दो आवेश। कितनी दूरी पर रखे हैं, इकाई मीटर की दूरी पर, तो एक दूसरे से इकाई मीटर की दूरी पर हो, तथा कितना बल लग रहा है दोनों के बीच में, 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल लग रहा है, तथा उन्हें 9 × 10⁻9 न्यूटन के प्रतिकर्षण बल से प्रतिकर्षित किया जाए तो हमारा जो आवेश का मान आता है वही हम आवेश हमारा क्या कहलाता है, एकांक आवेश कहलाता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज हम इस क्लासेस को यहीं पर छोड़कर जा रहे हैं और इतनी चीजों को आपको बेहतर तरीके से अपने नोट्स में लिख लेना है। और जहां पर दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट करिए, बताइए। नेक्स्ट वीडियो भी आप सभी के लिए स्पेशली जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा, अगर बीच में कोई टॉपिक आपको जैसे कूलाम का नियम नहीं समझ में आने वाला है, आप कमेंट कर दिए तो आपके कमेंट को हम पढ़ेंगे। और एक बच्चे के लिए, अगर एक बच्चे ने कमेंट किया कि ये चीजें हमको नहीं समझ में आई हैं, तो एक वीडियो हम उसी टॉपिक पर बना देंगे और आप वहां से जाके पढ़ लीजिएगा। तो ये चीजें हैं। अब जैसे हम जरूरी बात क्या करते हैं इस पर समझिएगा। जैसे हमारा जो ये क्लास है उस क्लास को हम लोगों ने नाम क्या दिया है, ये क्लास जो हमारा है वो इसको हमने नाम दिया है इस तरीके से। क्या नाम दिया है समझिएगा इसको, ठीक है। ये रहा, इस क्लास को हमने नाम दिया है क्या, ये हमारा जो है ये बैच हमारा इस तरीके से है। कौन सा बैच है यह है हमारा महावीर बैच जो है। यह बैच हमारा किसके लिए है, ये बैच हमारा जो है वो यूपी बोर्ड के एग्जाम्स के लिए है। ये बैच जो है वो हम लेकर आए हैं किसके लिए, यूपी बोर्ड के एग्जाम्स के लिए लेकर आए हैं और 2025 और 26 के बैच के लिए लेकर आए हैं। और इस बैच में हम आप सभी को क्या करेंगे कि कंप्लीट पूरी 12th की फिजिक्स आपको प्रिपेयर कराने वाले हैं। कंप्लीट 12th की जो फिजिक्स है वो आपको इस बैच में हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। उसके लिए एक चार्जेबल फीस है। अगर आप ऐप के थ्रू पढ़ना चाहेंगे तो आप हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए होंगे और ये फीस आपको ऐप के थ्रू बस 299 रुपये में आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको क्या होगा, इसमें आपको लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं, इसमें आपको PDF मिलेगा, इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको होमवर्क मिलेगा, इसमें आपको टेस्ट प्रैक्टिस मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो इन पर होने वाली है वो चीज़ें आपको YouTube पे फ्री नहीं मिलने वाली हैं, है ना। बाकी रिवीजन वगैरह तो हम करा ही देंगे, लेकिन उसमें आप डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं। उसमें आपके पास वीडियो कॉल का ऑप्शन भी होगा। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी होता तो आपको वीडियो कॉल स्क्रीन पे आएगा आपसे बात करने के लिए। यहाँ पर आपको सामने चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको महावीर बैच के नाम से दिया है और ये बैच आप सभी की स्टार्ट हुई है। जो ये बैच स्टार्ट हुई है मंगलवार को, इसी वजह से इस बैच को हमने महावीर बैच नाम दिया है। और दूसरा बात हम बात करते हैं इस पर, एक बैच और हमने लॉन्च किया है और वो बैच हमारा जो है वो इस तरीके से, नेक्स्ट बैच जो है हमने वो लॉन्च किया है, क्लास 10th के लिए लॉन्च किया है। और वो बैच हमारा जो है एक मिनट, तो इस तरीके से ये जो है एक बैच और हमने इस तरीके से लॉन्च किया है और वो बैच जो है ये रहा, ठीक है। दूसरी बैच जो आप सभी के बीच में ये इस तरीके से है शंभू बैच। ये बैचेस हमने जो लॉन्च की है, शंभू बैच जो है ये हमारा क्लास 10th के बच्चों के लिए है।
क्लास 10th के बच्चों के लिए है और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, और ये बैच जो है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। जो सेम फैकल्टी जो आपको उस पर मिलने वाली है, जो चीज़ें आपको यूट्यूब पे, जो चीज़ें आपको क्लास 12 में फैसिलिटी मिल रही, वो सारी चीज़ें इस पर भी मिलेंगी, आपको ऐप पर ही मिलने वाली हैं। उसमें आपको वही लाइव लेक्चर्स होगा, इसमें भी, इसमें साथ में आपको ऑफलाइन वीडियो भी मिल जाएगी रिकॉर्डेड फॉर्म में। इस पर आप होमवर्क प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इस पर आपको होमवर्क प्रैक्टिस भी मिल जाएगा, इस पर आपको टेस्ट प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब इस पर कराए जाएंगे। इस पर आप अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं, हर टेस्ट के बाद आपका मार्क्स इसी पे चेक होगा। इस पर आपको ऐप के थ्रू आपको अटेंडेंस मिल जाएगा, आपको कितना दिन आपने क्लासेस को लिया है, और इसके लिए बस वही सेम फीस जो है मात्र 299 रुपये फीस, इसका जो मैंने चार्ज रखा है मंथली, ये कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। बात ये 299 रुपये का मामला नहीं है, बात ये आपके सक्सेस का मामला है, और इसके लिए ये फीस जो है आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा मायने रखता नहीं है। तो ये चीज़ें आपको क्या है पढ़ने वाले हैं आप, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और बैचेस को परचेस करने के लिए आपको करना क्या होगा, बैचेस को अगर आपको परचेस करना है तो उस बैच को आपको परचेस करने के लिए हमने आपको पहले भी क्या किया था, इस तरीके से, ये है कॉन्टेक्ट नंबर जिस पर आपको जो भी ज़रूरतें आपकी होंगी पढ़ाई से रिलेटेड, वो सारी समस्याएं आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं, पहली चीज़ें। और ये कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो आपको ऐप परचेस कराने के लिए है। अगर आपको बैचेस को ख़रीदनी है तो आपको व्हाट्सएप पर या कॉल के थ्रू आपको कॉल करना है, और उस पर आप मुझसे बात करेंगे तो आप अपना फीस पेमेंट का आप फीस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे, और वो हम लोग चेक करेंगे। उसको चेक होने के बाद वो जैसे ही वेरीफाई होता है कि आपकी फीस आ चुकी है, तैसे ही क्या किया जाएगा, हम लोग के माध्यम से आपका जो व्हाट्सएप नंबर होगा उस पर क्लासेस की लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और वहां से आप जाकर क्लासेस को लिंक को ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ से हम लोग उसको अप्रूव करेंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि आपको इस लिंक को अगर आप किसी बच्चे को शेयर करते हैं, लिंक आप शेयर करेंगे, तो इस लिंक को शेयर करने की वजह से अगर आप अपने लेक्चर्स को किसी दूसरे के पास शेयर कर रहे हैं, ऐसे 2-4 लोगों के पास शेयर करेंगे, तो आपकी जो आईडी है, क्लासरूम आईडी जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है कि जो आईडी आपकी है वो पर्सनल आपकी आईडी है, उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई दूसरा आके उस पर डिस्कस नहीं कर सकता है, इसलिए ये चीज़ें आपको करनी है। और एब्सेंट जो है आप वो 3 डेज लगातार आप क्लासेस को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, आपको बैकलॉग लग जाएगा और आपको क्लासेस के लिए उसके लिए फिर से आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर आपको बैचेस को क्या करना पड़ेगा, इसको बैचेस को चालू करने के लिए आपको कॉल करना होगा, उसके वजह से हम लोग को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने लगेगा। इसकी वजह से आपको क्या करना है, क्लासेस को रेगुलर आपको अटेंड करना है, ठीक है। तो आज हम आपकी क्लासेस को यहीं पर विराम देते हैं, और आपके लिए हम नेक्स्ट क्लासेस में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।